हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। अपोरिया क्लासेस में हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि किस पे बेस्ड है? पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि कंट्री के अंदर हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए, ठीक है, जिनके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई। उसके बाद में एक एक करके हमने क्या क्या सीढ़ियाँ पकड़ी और किस तरह से आज हम जिस स्टैंड पे खड़े हैं, ठीक है, वो किस तरह से पहुँचे, क्या क्या हमारे लिए बैकड्रॉप्स रहे और क्या क्या ड्रॉप बैक्स रहे, और उसके बाद में क्या क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें रही जो कि फेवरेबल, जिनके मदद से हम आगे बढ़ते गए। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे कि नेहरू जी, ये बेसिकली जो है वो नेहरू जी की लीडरशिप की ही बात होगी सिर्फ यहाँ पे। आप अगर आप ध्यान से देखोगे इस चैप्टर के एंडिंग तक, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के आसपास तक ही रहेगा, क्योंकि और उसी टाइम तक नेहरू जी रहते हैं 64 तक। हम इस बुक में बेसिकली तो 2 प्लान बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं और थर्ड प्लान के बारे में हल्का फुल्का बताया गया है। और आप देख सकते हो गाइस, जो थर्ड प्लान था उसी के कंटिन्यू के अंदर नेहरू जी की डेथ हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, ठीक है। तो अब यही सब चीज़ें होंगी जिनके बारे में अभी आपको डिस्कस करवाऊँगा। अब देखो गाइस, हम चैप्टर शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना क्यों ज़रूरी है किसी देश के लिए। अगर कोई भी देश है, ठीक है, उसको ये कह दिया जाए कि आज से वो इंडिपेंडेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता गाइस। उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो खुद के डिसीज़न खुद ले सके। जब तक किसी के पास फुली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आती, तब तक वो इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता गाइस दरअसल, ठीक है। अभी आप देख सकते हो गाइस, सपोज आज इंडिया को कोई फाइटर प्लेन्स खरीदने हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया ने MiG-29 खरीदा था। अब सोचो, जब इंडिया को ये प्लेन खरीदना है और इंडिया के पास क्या है, पैसे ही नहीं है। ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, काम चला लेना, ठीक है। तो इंडिया को सपोज़ करो क्या है कि MiG-29 खरीदना है, लेकिन पैसा नहीं है। ये कहाँ जाएगा? सपोज़ करो या तो यूएसए के पास, उस टाइम की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम में 2 ही पावरफुल थे, 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था वर्ल्ड, यूएसए के पास या फिर यूएसएसआर के पास। तो अब क्या होगा, इनके पास जब जाएगा तो क्या होगा, ये बोलेंगे कि तुम एक काम करो, तुम्हारी पॉलिसी में ये थोड़ा चेंज लेके आओ, तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और एट टाइम्स इंडिया के ऊपर ऐसा हो भी रहा था, ठीक है। जब तक इंडिया के ऊपर ग्रोथ नहीं हो रही थी सही से, तब ऐसा हो भी रहा था। आप देखोगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में फिर इंदिरा गांधी जी ने एक बोल्ड कदम उठाया था स्वामीनाथन सर के अंडर में, और जो ड्वार्फ बीट है उनका इन्वेंशन जहाँ मेक्सिको में हुआ था, उन्हें लेके आते हैं और हमारे इंडिया के अंदर भी उनको ट्राई करते हैं, और वो सक्सेसफुल रहता है। उस वजह से हम यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं वो 1990s तक जाके उनसे टोटली फ्री हो पाते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं गाइज। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। मेन जो चैप्टर है वो बेसिकली नेहरू जी के जो टाइम पीरियड है उसी पे बेस्ड रहेगा पूरा। जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस हैं उन्हीं में आप देखोगे नेहरू जी की डेथ, ठीक है, हुई थी 64 में, 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हुई थी मई के अंदर। तो और ये थर्ड जनरल जो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, वो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो नेहरू जी की जो टाइम है उसी के बीच में होता है, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग में नेहरू जी की डेथ होती है, उसके बाद में शास्त्री जी आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में, और फिर इंदिरा गांधी जी आती है फोर्थ प्लान में, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन निकल के आएंगे आपके सामने। अभी हम एक एक बात करेंगे डिटेल में डिस्कस में, आप टेंशन मत लो कि 5 ईयर प्लान क्या थे, क्या हॉलीडे हुए, उसके बाद में कैसे कैसे अप्रोच रही, क्या क्या हमारे लिए फेवरेबल रहा, क्या क्या हमारे लिए ड्रॉबैक्स रहे। अभी देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट का मतलब समझना होना ज़रूरी है। एक होता है गाइस ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। ये आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो मतलब ग्रोथ तो क्या है, बस चेंज होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे ऐसे हो रही हो चाहे ऐसे हो रही हो। लेकिन डेवलपमेंट का फंडा थोड़ा अलग है। डेवलपमेंट कहता है कि ये क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। मतलब कि ये तीनों के तीनों अच्छे होने चाहिए और तीनों के तीनों में
पॉजिटिव इंक्रीमेंट होना चाहिए। यही कौन कहता है? डेवलपमेंट कहता है। डेवलपमेंट की एक खास बात है, डेवलपमेंट अगर किसी के लिए आज फ़ायदेमंद है तो वो पक्का है कि किसी ना किसी के लिए वो नुकसानदायक भी होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बता दिया, तो देखो गाइस, चैप्टर के शुरू में एक स्टोरी आई है। उस स्टोरी के अंदर बताते हैं कि उड़ीसा के अंदर एक शायद उड़ीसा या झारखंड के अंदर क्या होती है, एक कंपनी लगना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उस रिसोर्स का यूज़ करने के लिए कोई एक कंपनी आना चाहती है, पर वहाँ उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो वहाँ के जो बेसिक नेटिव्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान होगा। अब ये होगा क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि हमारी जो क्या तो वो ट्राइबल लैंड या फिर हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या होगी, इस वजह से नुकसान, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड होगा। तो इसी वजह से क्या है, उनके लिए क्या है, वो अनफेवरेबल है। तो यही देखो गाइज, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। या तो क्या हो सकता है, जैसे आज हम क्या माने, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब यहाँ पे ये है कि पेट्रोलियम और जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका बेस्ट एग्जांपल है। आज अगर हमने उसका यूज़ कर लिया तो वो फ्यूचर के लिए क्या होगा, नहीं। तो आज के लिए तो वो फेवरेबल है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है। तो एक अब आप सोच रहे हो कि सर फिर तो एक बात बताओ, डेवलपमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप तो कह रहे हो डेवलपमेंट का मतलब हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ ही होता है। ये तो क्या है, किसी ना किसी के लिए नुकसान भी है। तो फिर क्या डेवलपमेंट करें या नहीं करें? उल टोटल बात ही आती है। तो गाइज आप देखो, आपने हिस्ट्री वगैरह के अंदर या फिर कई सारी जो अप्रोचेस होती हैं बेस्ट जो निकल के आती हैं, उनके अंदर आपने देखोगे मिड पाथ होता है। मिडिल पाथ को हमेशा चूज़ किया जाता है, जैसे कि बुद्धा ने भी कहा है। ठीक है, वैसे ही गाइज यहाँ पे भी मिडिल पाथ का हम फॉलो करें तो क्या हो सकता है, इसका एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आ सकती है। वो कैसे गाइज? सपोज करो कि वही कंपनी है, वही जगह है, वही नेटिव्स हैं। अगर उड़ीसा के अंदर वही कंपनी आई और वो खुद लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करे, अब या तो लोगों के साथ बैठ के, अब लोग तो बहुत सारे हो सकते हैं कहीं कई जगह पे, तो वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, आप समझ ही सकते हो डेमोक्रेसी के अंदर, उनसे बैठ के डिस्कस करे कि हाँ क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक टाइम पीरियड में हमें कितना चीज़ें यूज़ करनी है। उसके अलावा जैसे सपोज़ करो अगर कोई पेड़ काटने वाला है, ठीक है, जैसे कि आप चिपको मूवमेंट के अंदर पढ़ोगे इसी बुक के अंदर, वो कहे कि हम इतने नंबर्स ऑफ ट्री काटेंगे और साथ में इतने नंबर ऑफ ट्री लगाएंगे भी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उनकी प्रॉपर केयर वगैरह करेंगे, तो ये क्या हो सकती थी, एक मिडिल पाथ हो सकता था और एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकती थी। इसके बाद में आप देखो तो जो भी रिच रिसोर्सेज प्लेसेस हैं, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रिच रिसोर्सेज जगह होंगी ना, वो हमेशा बैकवर्ड होंगी। ठीक है, आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिसोर्स मिलता है झारखंड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और प्लेट्यू क्या होता है गाइस, बेसिकली एक अंदर जो मोल्टन मैग्मा वगैरह होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है, पर प्रेशर कम होने की वजह से वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो वो हल्का फुल्का बाहर आता है, इससे वो टेबल लैंड बन जाता है ऐसे। और अब क्या है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स है जिसका यूज़ किया जाता है माइनिंग की मदद से। तो इसी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? इंडिया काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है, पर झारखंड का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। ठीक है, आप देख सकते हो झारखंड की ऐसी सिटी बताओ, ठीक है, जो कि दिल्ली से, जयपुर से, पुणे, बेंगलुरु, इनसे कंपेयर कर सकें। ठीक है, वहीं देखो गाइज, अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिसोर्स वैसे अंटार्कटिका में भी काफ़ी अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं। ठीक है, अलास्का, अंटार्कटिका, इन सब में, पर वो उनके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो ऐसा डेवलप्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो अंटार्कटिका में तो लोग ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। उसके अलावा अलास्का जो है वो यूएसए की एक पॉलिसी ऐसे चल रही है शायद कि अलास्का का यूज़ अभी ना करे, वहाँ से पेट्रोल ना निकाले और अभी गल्फ़ का पेट्रोल जो है वो पूरा ख़त्म कर दे, ताकि एक टाइम बाद में अलास्का क्या हो सके, पूरी तरह से डोमिनेट कर सके, यानी कि यूएस वापस से सोल पावर बन सके। ठीक है, हमने देखा होगा उस बुक के अंदर कि पहले बाईपोलर वर्ल्ड हो चुका था,
ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम में एक में यूएसए था, एक में यूएसएसआर था। उसके बाद में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का 1991 के अंदर, और फिर क्या हो जाता है, यूएसए बन जाता है सोल पावर। लेकिन उसके बाद में अगर आज की बात करें तो अब सोल पावर नहीं रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, ये सब क्या है गाइस, इसके अपोजिशन में खड़े हो चुके हैं। पर अगर आप देखो तो उसके बाद में वापस ऐसा टाइम आ सकता है, अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं और वापस से यूएसए सोल पावर हो सकता है, अगर कोई डिफरेंट अल्टरनेटिव नहीं मिला तो। अभी आप देखो गाइस, अफ्रीका जो है वो इतना ज़्यादा बैकवर्ड है, और आप चाहो तो इस पर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो कि अफ्रीका बैकवर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो सोचो गाइस कितना कुछ बाकी है अफ्रीका में आज भी। अफ्रीका की कुछ सिटीज़ हैं सिर्फ, ठीक है, नॉर्थ की जो कुछ कंट्रीज़ हैं या फिर एक साउथ अफ्रीका है, ये थोड़ी बहुत डेवलप्ड है। बाकी उसके अलावा थोड़ी सी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी हूँ बाकी कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले। अगर आप देखो तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी है। इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा रिसोर्स है जिसका यूज़ पूरी दुनिया करती है, और रिसोर्स है इसीलिए जानबूझ के कोई चाहता भी नहीं है कि क्या हो, इसका डेवलपमेंट हो। अगर डेवलपमेंट हो गया तो ये रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। ठीक है गाइस, आप समझ रहोगे। इसके बाद में चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको पॉलिटिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं, सॉरी पॉलिटिकल के अंदर क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स से उसे रिलेट करते ही क्यों हैं। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने अभी आपको कहा कि लोगों से भी पूछना चाहिए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से भी पूछना चाहिए। ठीक है, अब वो पूछेंगे तो किससे आएगा, वो पॉलिटिकल मुद्दा छिड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि उनसे डिस्कस करने की वजह से, ठीक है, अगर वो कोई डिसीज़न लेते हैं, इन द एंड डिसीज़न किनका होना चाहिए, लोगों का ही होना चाहिए। डेमोक्रेसी ये कहती है, नेटिव्स यही मानते हैं, नेटिव्स लोग ही हैं और वही डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। तो इन द एंड अगर देखा जाए तो किसकी सुनी जा रही है, लोगों की सुनी जा रही है। तो ऐसा होना चाहिए, उससे क्या हो, ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा हो सके। इसीलिए गाइज इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ये, इसको पढ़ा जाना चाहिए किसमें, पॉलिटिक्स में, सॉरी पॉलिटिक्स। कोई भी जैसा डिसीजन है उसको इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या फिर फार्मर्स अकेले पे नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे वो बैठ के बात करें, इनसे भी और इनसे भी, और फिर जाके अपने हिसाब से एक डिसीज़न बनाए जो कि लोगों के लिए फेवरेबल हो। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में हम छोटा सा टॉपिक और लेंगे, ये आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो गाइज क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद में कईयों ने हमें प्रीफर किया कि तुम एक काम करो, वेस्ट का मॉडल अपना लो। वेस्ट का मॉडल अपनाने का मतलब ही क्या है, तुम्हारा डेवलपमेंट हो गया। अब आप सोचो कि वेस्ट का मॉडल था क्या। वेस्ट का मॉडल था मॉडर्न होना। अब आपने वर्ड तो बहुत सुना होगा कि ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है क्या, टाइप्स वाले कुछ स्लैंग में। तो अब आप समझ सकते हो कि मॉडर्न का मतलब क्या है, कि काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न चेंज आना। और वेस्टर्न चेंज में मतलब क्या था यहाँ पे, कि सिर्फ मटेरियल ग्रोथ हो और साइंटिफिक रैशनैलिटी बढ़े। ठीक है, ये मानना था किसका, वेस्ट का। अब आप सोचो गाइस, इंडिया जिसके वेद पुराण इतने ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, कि आज लोग इसके कल्चर को अपना रहे हैं बाहर के जो देशों में। ठीक है, तो आप सोचो कि इंडिया को उन्हें फॉलो करना चाहिए, वेस्ट वालों को, या फिर हमारे ही पुराण को फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक थिंकिंग है, आप सोच के देखो, इस पर वर्क करो। तब तक अभी हम कंटिन्यू करते हैं ये, कि हमें कहा गया था, प्रीफर किया गया था क्या, कि वेस्ट का मॉडल अपना लो। और जो वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ था ना, आप यकीन नहीं करोगे गाइस, एज, लोगों की जो एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो 20 आ गई थी। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, मतलब पूरे टाइम अंधेरे में काम करना, कुछ भी उनके लिए खाना पीना साफ़ नहीं है, ना पानी साफ़ है, ना हवा साफ़ है, इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट गिर गई थी वो तो, फीमेल्स वगैरह की फर्टिलिटी रेट वगैरह में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इस चीज़ का। तो आप समझ सकते हो गाइस कि ऐसा डेवलपमेंट किसे चाहिए जो कि कई लोगों की जान लेके बने। ठीक है,
अगर हम बेसिकली इंडिया की अप्रोच माने, हिंदू और सनातन धर्म जो है हमारा, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी हुई है कि हमें पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना चाहिए। साइंटिफिक चीज़ें जैसे कि सन से अर्थ की दूरी कितनी है, सोचो अगर ये सब ऑलरेडी हमारे पास है तो हम कितना अप्रोच कर सकते हैं अगर हम उनसे फॉलो करके फिर आगे ग्रोथ करने की कोशिश करें। तो यूरोप में जब ये हुआ तो उसे कहते हैं यूरोप का डार्क फेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब यहाँ पे होती हैं, क्या मटेरियल ग्रोथ, साइंटिफिक रेशनैलिटी, इन दो के लिए कहा गया। तो अब एक बात बताओ, फिर एनवायरनमेंट का क्या, ठीक है। एनवायरनमेंट तो फिर से चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब इतना ज़्यादा हुआ उसकी वजह से क्योटो कॉन्फ्रेंस वगैरह आप देखोगे, ठीक है। अगर आपने उस बुक के अंदर अभी तक पढ़ा है, बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस ईयर पूरा का पूरा भी लगभग 1 महीने बाद में वापस वो बुक उठा लेंगे अपन। उसके अंदर आपको मैं बताऊँगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जो प्रोटोकॉल है वो इसके हेल्प के लिए आए हैं। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, जो कि डिस्ट्रॉय किया गया है किसके द्वारा? यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो सोचो अगर पूरा वर्ल्ड ये सब अपनाएगा जो फेज़ इन्होंने अपनाया था यूरोप वालों ने, तो अब एनवायरनमेंट का क्या होगा, ठीक है। आप तो जानते हो क्या नाम है उनका, ग्रेटा थनबर्ग, जो कि 13 साल की एक लड़की थी जिन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को हिला के रख दिया था इस वजह से, इस बात के मुद्दे को लेके। तो अब एक बात बताओ कि क्या हमें रियल में ऐसा आपको नहीं लगता कि हमें एंशिएंट टेक्स्ट पे ही रोट जाना चाहिए? तो गाइज हम देखेंगे कि इसके बाद में हमारे को 2 मॉडल अप्रोच किए गए, ठीक है, प्रीफर किए गए कि आप इन दोनों में से एक मॉडल अपना लो। इन मॉडल्स के बारे में हम कल आपको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये आपके जो सामने है सिर्फ इतना सा नहीं, इनके अंदर काफ़ी कुछ जो है अभी आपको बताऊंगा कि कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल, जो कि वेस्ट और ईस्ट, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, ठीक है, 50 सालों के लिए लगभग, उसके अंदर हमें कौन सा मॉडल प्रीफर किया, क्या क्या चीज़ें अपनाई। तब तक के लिए गाइज थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोट्स वगैरह जो हैं आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल अपूरिया क्लासेस पे देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा वो जो नोट्स हैं वो टुकड़ों में मिलेंगे आपको गाइज, क्योंकि 10 फोटो से ज़्यादा अपलोड नहीं हो पा रही थी, मैंने ट्राई करके देखा। तो 2 टुकड़ों में 2 पार्ट्स में आपको मिलेंगे, वहाँ पे पार्ट्स अलग से मेंशन किए हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है गाइज, थैंक यू।